नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मंडल 2 की चर्चा बड़ी तेजी से, उसका हल्ला बड़ा तेज था। नीतीश कुमार के पाला बदलते ही वो हल्ला शांत हो गया। अब आपको राहुल गांधी भी मंडल 2 या पिछड़ा वर्ग की बात या जाति की गणना की बात करते हुए सुनाई नहीं देंगे। लेकिन देखिए, ये दावा कुछ भी रहा हो, वो एक भावनात्मक मुद्दा उठाने की कोशिश था। तथ्यात्मक रूप से वो एक गलत मुद्दा था, विपक्ष द्वारा उठाया जाने वाला। उससे फ़ायदे की बजाय नुकसान हो रहा। अक्सर होता ये है कि जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं, जानकार हैं, वो पार्टियों की भावना के आधार पर विश्लेषण करते हैं, तथ्यों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तथ्यों पर अगर आप ध्यान दें तो आप सही नतीजे पर पहुंचेंगे। मंडल 2 अगर होता, या मान लीजिए अब ये भी मान सकते हैं कि अब भी हो सकता है कि विपक्ष और कांग्रेस इसको मुद्दा बनाना चाहें, तो मंडल 2 का क्या होगा असर, चुनाव नतीजे पर क्या असर पड़ेगा, उसका चुनावी राजनीति पर और देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसकी भविष्यवाणी हम आज नहीं कर सकते। लेकिन हम जो अतीत में हुआ उसके आधार पर एक आकलन प्रस्तुत कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो मंडल को याद कीजिए। आप अगर मंडल को याद करना चाहते हैं तो 1989 में के दौर में लौटकर चलिए। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। उनकी सरकार जनता दल के अंदरूनी कॉन्ट्रडिक्शंस के कारण संकट में थी। उस संकट से बचाने और भाजपा और कांग्रेस दोनों का जनाधार परमानेंटली खिसकाने के लिए उन्होंने तय किया कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, यानी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा नौकरी में और उसके अलावा शिक्षा में। अब ये एक तरह का मास्टर कार्ड था। उस जो आज लोग समझकर मंडल 2 की बात कर रहे हैं, उस समय भी वो जो लोग मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की बात कर रहे थे, उनकी नज़र में ये मास्टर कार्ड था। वीपी सिंह को लग रहा था कि वो स्थायी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जनता दल उनका जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लंबे समय तक भारत की राजनीति में बना रहे और भाजपा और कांग्रेस दोनों कमज़ोर हो जाए। उनका कैलकुलेशन कितना गलत था ये तो समय ने बताया। लेकिन आज जो लोग बात कर रहे हैं वो दरअसल समय से कुछ सीखने को तैयार नहीं। इतिहास की गलतियों से जो सबक नहीं सीखते वो इतिहास के कूड़ेदान में चले जाते हैं। तो ये जो लोग मंडल 2 की बात उठा रहे हैं वो दरअसल इतिहास के कूड़ेदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ 1989 की, या उससे थोड़ा पहले से शुरू कर लेते हैं। काका कालेलकर आयोग बना था इंदिरा गांधी के समय। इंदिरा गांधी, उसकी सिफारिशें आई, इंदिरा गांधी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद 1977 में इंदिरा गांधी हार गई, जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। उस सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया। मंडल आयोग की सिफारिशें आई, वो लागू होती उससे पहले सरकार बदल गई, फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री हो गई और उन्होंने फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसको झाड़ पोंछ कर निकाला 1989 में। हालांकि उनके चुनाव मैनिफेस्टो में भी था जनता दल के कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। उन्होंने निकाला झाड़ पोंछ के 1989 में, और 1990 में वो प्रस्ताव लेकर आए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में, और दोनों सदनों से ये प्रस्ताव पास हुआ। उस समय कांग्रेस पार्टी ने खुलकर विरोध किया था। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से लगभग 2.5 घंटे का भाषण दिया था राजीव गांधी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन उस समय लोकसभा में थे, और कहा था कि ये देश को पीछे ले जाने वाला कदम है। जो लोग आज इसका समर्थन कर रहे हैं वो एक दिन पछताएंगे। और मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो गई और उसके कुछ ही महीने में वीपी सिंह की सरकार गिर गई। हालांकि मंडल आयोग की सिफारिशों के मुद्दे पर नहीं गिरी उनकी सरकार गिरी। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि वो अयोध्या के मुद्दे पर भाजपा का जो स्टैंड था उसके विरोध में थे, शिलान्यास के खिलाफ थे, इसलिए भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया। और उसके अलावा उस समय तक लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोक लिया था लालू प्रसाद यादव ने, वो वीपी सिंह के कहने पर ही हुआ था। तो उस नाराज़गी के कारण भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। जब विश्वास का मत उन्होंने पेश किया तो उनको लगा कि
जितने राजनीतिक दल हैं उनके जो पिछड़ा वर्ग के सांसद हैं वो सब उनकी सरकार बचाने के लिए आ जाएंगे। कोई नहीं आया, यहाँ तक कि उनकी पार्टी के तमाम लोग नहीं आए, उनकी पार्टी भी टूट गई। 1991 में 1991 में फिर से लोकसभा का चुनाव हुआ, मध्यावधि चुनाव हुआ। आप समझिए कि अगर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का इतना बड़ा पॉलिटिकल डिविडेंड मिलना था तो उसका सबसे बड़ा लाभ जो है वो विश्वनाथ प्रताप सिंह को मिलना चाहिए था। उन्होंने शुरू किया। पहली बार आज़ादी के बाद अगर किसी ने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम किया तो वो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया, उनकी सरकार ने किया। तो 1991 के इलेक्शन में क्या हुआ? 1989 के इलेक्शन का रिजल्ट याद कर लीजिए। जनता दल को 143 सीट्स मिली थी और भारतीय जनता पार्टी से उसका सीटों का गठबंधन था और 17% से ज़्यादा और 18% से कम वोट मिले थे जनता दल को। किसी ने सवाल नहीं उठाया था कि मैंडेट नहीं है और किसी ने ये नहीं कहा कि जो है 83% लोग तो खिलाफ है इस सरकार के। उस समय ये मुद्दा नहीं उठा था क्योंकि बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी। लेकिन उस मुद्दे को छोड़ देते हैं। अभी 1991 का इलेक्शन हुआ तो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने वाले पिछड़ा वर्ग के मसीहा विश्वनाथ प्रताप सिंह की पार्टी को सिर्फ 59 सीट्स मिली। 143 से घटकर 59 पर आ गए मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद वीपी सिंह, और वोट मिले 11% समथिंग। वोट भी घटा, सीट भी घटी, सत्ता से बाहर चले गए। 1991 में उनको प्रोजेक्ट किया गया था प्रधानमंत्री के रूप में, फिर से जनता दल ने किया था इसके बावजूद। और 1991 में भाजपा और जनता दल अलग अलग हो चुके थे। यहाँ एक क्षेपक के रूप में ये भी बता दें कि बहुत से विशेषज्ञ हैं जो बार बार ये कहते हैं कि जनता दल से गठबंधन का लाभ मिला बीजेपी को, 2 से वो 85 पर पहुँच गई 89 में। उनको ये बात तो याद रहती है, लेकिन वो इसके जरिए साबित ये करना चाहते हैं कि अगर जनता दल का साथ नहीं होता तो भाजपा बढ़ नहीं पाती है। भाजपा बढ़ी जनता दल के साथ के कारण, जबकि तथ्यात्मक रूप से देखिए तो बात इसके ठीक उल्टी है। सीटों का गठबंधन था दोनों दलों का, बीजेपी 2 से 85 पर पहुंच गई, लेकिन जनता दल के जो घटक दल थे उनकी संख्या तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो 15-20 से ज़्यादा नहीं थी। वो सीधे 143 पर पहुंच गए। इसको कोई नहीं देखता, वो बीजेपी की वजह से हुआ ये बात कोई नहीं कहता। अब आप देखिए कि 2 साल बाद ही दोनों अलग अलग चुनाव लड़े। जनता दल और वीपी सिंह की पार्टी जो है वो 143 से 59 पर आ गई और भारतीय जनता पार्टी 85 से बढ़कर 120 पर पहुंच गई, 120 पर। तो किसको किसका फ़ायदा मिला था इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इतना बड़ा कदम उठाने के बाद भी जनता दल और वीपी सिंह को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वीपी सिंह अपना उसके बाद 91 के बाद चुनाव लड़े 96 में, और उसके बाद वो सक्रिय राजनीति से बाहर हो गए। तो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने वाले वीपी सिंह, उनका राजनीतिक करियर ही छोटा हो गया। उनकी पार्टी खंड खंड विखंडित हो गई और भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में ये जनता दल के तमाम घटक दलों ने बाद में आरोप लगाया कि वो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की विरोधी थी, उसका विरोध करने के लिए ही मंडल के जवाब में कमंडल लेकर आई थी, इसीलिए रथ यात्रा शुरू हुई थी, इसीलिए राम मंदिर मामले पर जो है भाजपा ने तय किया कि वो इस आंदोलन का समर्थन करेगी, इस आंदोलन में सहयोग करेगी। उस पार्टी की स्थिति देखिए और जनता दल की बताने की ज़रूरत नहीं है। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद 91 के चुनाव से शुरू कीजिए और 2019 के चुनाव तक 8 लोकसभा चुनाव हुए हैं। 8 लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सदस्यों की संख्या कभी 100 के नीचे नहीं आई। उसकी सबसे खराब परफॉर्मेंस 2009 में रही, जब उसके 112 सदस्य या 114 सदस्य चुनकर आए थे। उससे नीचे पार्टी कभी गई नहीं। और जनता दल उसके सारे घटकों को मिला भी दें, अलग अलग जो हो गए उनको मिला भी दें तो वो कभी 100 के ऊपर पहुंच नहीं पाए। वीपी सिंह के समय ही नहीं पहुंच पाए। जब 89 में बीजेपी के साथ सीटों का तालमेल था
तब 100 क्रॉस करके 143 तक पहुंचे थे। जैसे ही वो तालमेल टूटा, जनता दल 59 पर आ गया। तो इससे देखिए, तथ्य अलग होते हैं, उनका जो विश्लेषण किया जाता है वो अपने अपने एजेंडे और अपने अपने नैरेटिव के हिसाब से किया जाता है। तो 1989 से लगातार ये बात हमको आपको बताई जाती रही है विशेषज्ञों द्वारा कि दरअसल बीजेपी को लाभ मिला, राजनीतिक लाभ मिला जनता दल के साथ का। कोई ये नहीं कहता कि जनता दल को लाभ मिला बीजेपी के साथ का। बीजेपी का समर्थन न होता तो जब कांग्रेस से निकले थे वीपी सिंह, उनकी एक भी सभा न हो पाती। उनकी जितनी सभाएं हुई सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने ऑर्गेनाइज की, उन्हीं की भीड़ थी। बार बार एक उदाहरण दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक सभा में वीपी सिंह ने भाषण देने से मना कर दिया क्योंकि मंच पर भाजपा के भी झंडे लगे थे। अब इसको जो है वीपी सिंह का बड़ा सैद्धांतिक फैसला बताया जाता है, लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता कि जहाँ झंडे लगे थे जिस मंच पर, उस पर जाने से तो वीपी सिंह ने मना कर दिया, लेकिन जिस सरकार को भाजपा का समर्थन था उसका प्रधानमंत्री बनने से मना नहीं किया। ये होता है दोगलापन, ये होता है दो मुहापन, ये होता है फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना, ये होता है तथ्यों की अनदेखी करना। तो लगातार भारतीय राजनीति में ये क्रम जो है लंबे समय से, दशकों से चल रहा है। अब आप देखिए कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद देश की राजनीति में क्या परिवर्तन हुआ। तो दक्षिण में तो इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि पिछड़ा वर्ग को लेकर वहाँ पहले से राजनीतिक जागरूकता ज़्यादा थी। नॉर्थ में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद हुई। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई 1990 में। 1990 के बाद देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ। जनता दल और बीजेपी अलग अलग लड़े। बीजेपी की पहली पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में 1991 में बनी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने पिछड़ा वर्ग के। ये बात कोई नहीं बताता आपको, मालूम सबको है, लेकिन इसकी ओर ध्यान नहीं दिलाया जाता, इस पर जोर नहीं दिया जाता कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में बहुमत की और पिछड़ा वर्ग के एक नेता को उसका मुख्यमंत्री बनाया। उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प की कमी नहीं थी। पार्टी के अंदर ही एक धड़ा था जिसका मानना था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को होना चाहिए। डिजर्व भी करते थे, कद भी था, और उनके होने पर किसी को एतराज़ भी न होता, न पार्टी में न पार्टी के बाहर। दूसरे विकल्प के रूप में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का नाम था, लेकिन भाजपा ने इन दोनों की बजाय कल्याण सिंह को चुना, जो राजनीति में इन दोनों से बहुत जूनियर थे और जिनका कोई प्रदेश व्यापी असर भी नहीं था। जिस तरह की अपील अटल बिहारी वाजपेयी की पूरे प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी थी, उस तरह की अपील कल्याण सिंह की उस समय 1991 में नहीं थी। उनकी जो राष्ट्रीय अपील बनी वो 6 दिसंबर 1992 के बाद बनी, जब उनकी सरकार बर्खास्त की गई, जब विवादित ढांचा गिरा उसके बाद। और उसके बाद देखिए 91 में सरकार बनी, उसको गिरा दिया गया। 93 में फिर चुनाव हुआ, सपा बसपा का अलायंस हुआ, फिर भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा में बनी। फिर 96 में हुआ अगला विधानसभा चुनाव, फिर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी विधानसभा में। 2002 में जो 2-3 एक्सपेरिमेंट किए बीजेपी ने बसपा के साथ सरकार बनाने का, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। उसका अपना कैडर उसका साथ छोड़ गया। उसके जो समर्थक और जो वोटर विचारधारा के कारण उससे जुड़े थे वो घर बैठ गए। उसका नतीजा ये हुआ कि 2002 में पार्टी पहले नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और फिर उसके बाद पार्टी को 12 साल इंतज़ार करना पड़ा। 12 साल के वनवास के बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री बने, तब बीजेपी का कायाकल्प हुआ उत्तर प्रदेश में और उसके साथ साथ पूरे देश में। तो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हुई है, ताकतवर हुई है। मंडलवादी जो पार्टी और नेता हैं वो लगातार उसके बाद कमज़ोर हुए हैं। 1989 में जनता दल
की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में भाजपा के समर्थन से, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। 1990 में बिहार में सरकार बनी जनता दल की, भाजपा के सहयोग से, और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। याद रखिए, मंडलवादी दोनों नेता पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा के समर्थन से बने। वो दिन और आज का दिन दोनों नेताओं के राजनीतिक करियर में सिर्फ एक एक बार ऐसा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक करियर में 1995 में सिर्फ हुआ जब उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला बिहार विधानसभा में। इसी तरह से मुलायम सिंह यादव के पॉलिटिकल करियर में पहली बार 2012 में पूर्ण बहुमत मिला उत्तर प्रदेश विधानसभा में। उसके अलावा कभी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सके। उसके बाद से बीजेपी 3 बार पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी है और 3 बार नंबर 1 की पार्टी रह चुकी है उत्तर प्रदेश विधानसभा में। बिहार में उसके पास कोई लीडर नहीं था, उसका असर साफ साफ दिखाई देता है। और उसने नीतीश कुमार को बढ़ाकर, नीतीश कुमार को अपने ऊपर तरजीह देकर, भाजपा पर तरजीह देकर जो गलती की उसका खामियाजा वो आज तक भुगत रही है। तो बिहार का किस्सा अलग है, लेकिन बिहार में भी मंडलवादी पार्टियों के नेता अपनी राजनीतिक विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो ये कल्पना करना कि मंडल 2 आएगा, जाति की गणना होगी और बीजेपी का सफाया हो जाएगा, बीजेपी बैकफुट पे आ गई है, बीजेपी को जो है रास्ता नहीं मिल रहा है, ये सब एक फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है जो चल नहीं पाया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ही लड़खड़ा कर गिर गया। अब वो सीधे अपने पांव पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप देखते रहिए, जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, इसको फिर जो है खपच्ची लगाकर खड़ा करने, बैसाखी लगाकर खड़ा करने की कोशिश होगी और ये लोकसभा चुनाव में औंधे मुंह फिर से गिरने वाला है। तो तथ्यों के बिना अगर आप नैरेटिव बनाएंगे तो यही हाल होगा। तथ्यों के खिलाफ जाकर आप नैरेटिव बनाएंगे, केवल हवाई बातें करेंगे, तो उसका नतीजा यही होगा। तो मंडल 1 नहीं चला तो मंडल 2 क्यों चलेगा, इसका जवाब किसी विशेषज्ञ के पास है नहीं। केवल भावना के आधार पर कहते हैं इससे बीजेपी कमज़ोर हो जाएगी। कैसे कमज़ोर होगी? मंडल 1 से जो सबसे बड़ा सेटबैक था बीजेपी के लिए, उससे बीजेपी कमज़ोर होने की बजाय और ताकतवर हुई। तो मंडल 2 अगर आया भी, अगर कह रहा हूँ, और ये बहुत बड़ा अगर है, अगर आया भी तो बीजेपी मुझे लगता है पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।